हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कमर्शियल मार्केट। हम जैसा कि जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग्स के बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफिकल कहाँ कहाँ वो कल्टीवेट होता है, उसकी केमिकल इंग्रेडिएंट्स, उसका प्रिपरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ये सारी बातें पढ़ते हैं। तो उसी में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हम क्रूड ड्रग्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं कमर्शियल मार्केट के लिए, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए कैसे हम क्रूड ड्रग्स की प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि जानते हैं क्रूड ड्रग्स हमारी क्या होती हैं, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन की हुई ड्रग्स, जैसे प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, जिन्हें एज यूजल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उनके ऐसे ड्रग्स को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। लेकिन अभी हमें उनका पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। कमर्शियल मार्केट के लिए हमें प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों प्रोसेसिंग करें क्रूड ड्रग की। तो प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है क्रूड ड्रग्स की कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल केमिकल स्टेबिलिटी है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कह सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मेंटेन रहे। अगर ट्रांसपोर्टेशन उनका किया जाएगा तो अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आएंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आएंगी, तो हो सकता है उनकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ जाएँ। इसलिए हमें उनकी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है, उनकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। पहला रीज़न तो ये होता है प्रिपरेशन करने का। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा जो फॉरेन मटेरियल्स हो सकता है उसमें आ गए होंगे, कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया है जो हमें उस क्रूड ड्रग में ज़रूरत नहीं है उसकी, तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए भी हमें क्रूड ड्रग्स की प्रिपरेशन और प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम करते हैं। एक बात मैं बता दूँ, वीडियो शुरू की है हमने तो, कि देखिए मैंने इसमें जितना लिखा हुआ है सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी एडिशनल बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक बताऊँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि अगर वो बात आप अपने एग्ज़ाम में और खुद की नॉलेज के लिए भी रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लिखने पर भी मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन वैसे सफिशिएंट मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये हमने प्रिपरेशन का रीज़न देखा कि हमें क्यों ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की और प्रोसेसिंग करने की। अब स्टेप्स देखते हैं कि प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कमर्शियल मार्केट। हमारे पास 6 स्टेप्स है कमर्शियल मार्केट के लिए, ड्रग्स की प्रिपरेशन के लिए। कौन कौन से हैं देखिए, कलेक्शन, दूसरा हार्वेस्टिंग, तीसरा ड्राइंग, चौथा गैबलिंग, पांचवा क्वालिटी कंट्रोल, छठा पैकेजिंग, स्टोरेज और प्रिजर्वेशन। ये हमारे 6 स्टेप्स हैं किसी भी ड्रग को कमर्शियल मार्केटिंग के लिए, क्रूड ड्रग्स की कमर्शियल मार्केट के लिए। फिर बात ये आता है कि कमर्शियल मार्केटिंग के जब हम उसका बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो कई सारे मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल मेथड्स अप्लाई करेंगे ताकि, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी ज़रूरतें पूरी हों। उस ड्रग्स की जो वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, जो क्वालिटी हो, वो ख़राब ना हो, उस ड्रग का एक्शन ख़राब ना हो, और उसके कोई नेचर में चेंज ना आए। हम कोई एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड कर रहे हैं उसमें, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, तो उसके क्वालिटी में, उस ड्रग की क्वालिटी में कोई ख़ास फ़र्क ना आए, या मतलब ख़ास के कोई फ़र्क ना आए। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है प्रिपरेशन के टाइम। तो देखते हैं अब हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है कलेक्शन। अच्छा, ये सारे स्टेप के अलावा हमारे पास ब्लीचिंग और कोटिंग भी की जाती है कई सारी ड्रग्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि अलग अलग तरह की ड्रग्स होती हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमें चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए हमें अलग अलग मेथड्स भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कलेक्शन। कलेक्शन में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम ड्रग्स को कलेक्ट करते हैं सोर्सेज से, जहाँ से भी हम ले रहे हैं। प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो द ड्रग शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटेड प्लांट्स, बिकॉज द कल्टिवेटेड प्लांट्स ऑलवेज इंश्योर्स अ ट्रू नेचुरल सोर्स एंड अ रिलायबल प्रोडक्ट। कलेक्शन में देखिए, बात एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं कि हम प्लांट सोर्सेज से प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात ये होता है कि चाहे किसी भी तरह का ड्रग हो, कैसा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, हम एक बात कलेक्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम ड्रग को उस टाइम पे कलेक्ट करते हैं जिस टाइम पे उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहने का मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से समझिए कि मान लीजिए वो ड्रग है तो उसकी
मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से है, जो उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, वो जब हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं, तो उसी टाइम हम ड्रग को कलेक्ट करते हैं, उसी टाइम ड्रग का कलेक्शन किया जाता है। ये तो इम्पॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि सारे जो भी हम ड्रग कलेक्ट करते हैं, उनकी प्लांट की एज और टाइम ऑफ कल्टीवेशन अलग अलग होता है, उनकी टाइम वेरी करते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ को कब कलेक्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ें अलग होती हैं। फिर बात आती है कि हम कल्टीवेटेड प्लांट्स लेते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स को एक्सेप्ट किया जाता है रेदर देन कि हम वाइल्ड प्लांट चूज़ करें। कल्टीवेटेड प्लांट मतलब हम जो नॉर्मली कल्टीवेट करते हैं, वाइल्ड प्लांट्स नहीं लेते। कल्टीवेट करने का मतलब ये है कि हम खेतों में मान लीजिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली भी कोई क्रॉप उगाते हैं, तो हम उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र जो जो उनकी इंग्रेडिएंट्स की नीड है हम सारी देते हैं, पूरा मेंटेन करके रखते हैं चीज़ों को। तो उन चीज़ों में उनकी क्वालिटी और ईल्ड का परसेंटेज होना ऑब्सोल्युटली है कि वो ज़्यादा ईल्ड होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे जब उसकी नीड की फर्टिलाइज़र उसे मिली होगी। वाइल्ड प्लांट्स में हो सकता है कुछ टॉक्सिक प्लांट भी आ जाए, हम जानते हैं कुछ जहरीले पौधे भी होते हैं जिनके बारे में हमें ना पता हो, शायद वो चीज़ें आ जाए, इसीलिए कल्टीवेटेड प्लांट्स का यूज़ किया जाता है ड्रग कलेक्शन के टाइम पे। फिर आती है बात कि केयरलेसनेस और इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कलेक्टर कैन रिजल्ट इन कंप्लीट और पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ये है कि जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं प्लांट का, तो स्किल्ड लेबर की हेल्प से किया जाना चाहिए। कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन जाके कर रहा है तो वो कुछ खराबी हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है उसमें, क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिस की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ ऐसे प्लांट्स को कलेक्ट करना है, ऐसे ड्रग्स को कलेक्ट करना है। उनको पता होता है कि कब प्लांट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, कब उन्हें कलेक्ट करना है, इसीलिए ट्रेंड लेबर्स की, स्किल्ड पर्सन की ही ज़रूरत होती है कलेक्शन के टाइम पे। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब इसमें आती है, ये तो कलेक्शन के बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा एक बात और है कि ऐसे प्लांट्स जो कि डिजीज़्ड होते हैं या फिर उन पेस्टिसाइड यूज़ किया गया होता है उनके कल्टीवेशन के टाइम में, तो ऐसे प्लांट्स को कलेक्शन के टाइम पे, ड्रग कलेक्शन के टाइम पे इग्नोर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उन प्लांट्स को नहीं चूज़ किया जाता है। कैसे प्लांट जो डिजीज़्ड होते हैं और जिनमें पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, तो ऐसे प्लांट्स को अवॉइड किया जाता है ड्रग कलेक्शन के टाइम पर। तो ये कलेक्शन के बारे में बातें थी हमने जो की। अब आता है इंपॉर्टेंट बात कि टाइम ऑफ कलेक्शन और एज ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं हम। क्या होता है कि जब अर्ली स्टेज और डेवलपमेंट होती है प्लांट की, जो शुरुआती प्लांट डेवलप करते हैं, तभी उनमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं आ जाते हैं। ये नहीं कि तुरंत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो भी है उनके आ गए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है तैसे तैसे उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्लांट है, होता है हमारा मेंथा, एक हर्ब है एक तरह का। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक चीफ इंग्रेडिएंट्स पाई जाती है मेंथॉल। ठीक, मेंथा में एक चीफ इंग्रेडिएंट्स पाई जाती है मेंथॉल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं। तो ये इससे शुरुआती प्लांट में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं आता है। धीरे जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है, तो इंग्रेडिएंट्स ऐसे आते जाते हैं। तो एज ऑफ कलेक्शन भी मैटर करती है प्लांट के लिए। जैसे दूसरा एक प्लांट है कि एक प्लांट का होता है बॉसवेलिया। बॉसवेलिया में एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है सालाकी, जो कि जब प्लांट लगता है उसके 5 सालों बाद वो इंग्रेडिएंट्स उस प्लांट में आने लगता है। तो एज ऑफ प्लांट से क्या मतलब है कि हम तुरंत कभी भी कोई प्लांट को ड्रग के लिए नहीं ले सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर एज होता है। इसीलिए हमें स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पता होती है कि कब किस चीज़ में इंग्रेडिएंट्स आ गए होंगे, वो सब जानते हैं इसीलिए। उसके बाद टाइम ऑफ कलेक्शन आता है कि हमें प्रॉपर टाइम भी पता होना चाहिए कलेक्शन का, किन किन चीज़ों को कब कलेक्ट करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से पार्ट्स को कब कलेक्ट किया जाना चाहिए। उससे पहले ये देख लेते हैं कि द प्रॉपर टाइम ऑफ कलेक्शन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द नेचर एंड क्वान्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी अकॉर्डिंग टू सीजन। जो प्रॉपर टाइम में बढ़िया सही टाइम में कलेक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो नेचर होती है और क्वांटिटी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उस प्लांट की, उस ड्रग की, तो वो वेरी करती रहती है सीज़न से सीज़न में। तो मोस्ट एडवांटेजियस कलेक्शन टाइम है, जो सबसे बढ़िया कलेक्शन टाइम होता है वो कौन सा होता है, अभी हमने बात की वही है कि व्हेन द पार्ट ऑफ द प्लांट हैज दैट कंस्टिट्यूट द ड्रग कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ। हाँ, तो जो प्लांट के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब कंस्टिट्यूट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहने का अगर सिंपली कहें तो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उस ड्रग के लिए, तो उस जब क्वांटिटी में ज़्यादा होती है, जब उनका होने लगता है ग्रोथ कह सकते हैं, तो उस टाइम को कलेक्ट करना चाहिए। और व्हेन द मटेरियल विल ड्राई टू गिव द मैक्सिमम क्वालिटी एंड अपीयरेंस, और जब मटेरियल्स को ड्राई किया जाएगा, ये भी एक स्टेप है हमारा, तो जब मैक्सिमम क्वालिटी और अपीयरेंस उसका दिखना चाहिए, उस टाइम पे कलेक्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट है कि देर आर सर्टन रूल्स फॉर द कलेक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स। उसके बाद सर्टन रूल्स कहने का मतलब है कि कब किस पार्ट को कब कलेक्ट करना चाहिए, यही है। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है लीव्स एंड फ्लावरिंग टैप्स। लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्टिव रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ प्लांट। लीव्स हो या फ्लावरिंग टॉप्स, मतलब समझ रहे हैं कि जब लीव्स में या फ्लावरिंग टॉप्स में हमारा ड्रग होता है तो उस चीज़ को कब कलेक्ट किया जाता है या करना चाहिए, तो ड्यूरिंग द एक्टिव रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ प्लांट। जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक्टिव रहता है। और कब एक्टिव रहता है वो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फ्लावरिंग टू अर्ली फ्रूटिंग। फ्लावरिंग से लेकर अर्ली फ्रूटिंग तक यही तो रिप्रोडक्टिव फेज है। तो इस चीज़ में फ्लावरिंग और लीव्स को हमें कलेक्ट करना चाहिए ड्रग की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट फ्लावर की जब अगर हम बात करें तो फ्लावर शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू और जस्ट अबव द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। फ्लावर को या तो पॉलिनेशन जस्ट पहले या फिर तुरंत मतलब पॉलिनेशन के टाइम फ्लावर्स को कलेक्ट करना चाहिए। फ्रूट्स में बी कलेक्टेड व्हेन दे आर फुली मैच्योर बट अनराइप। फ्रूट को कब कलेक्ट करना चाहिए, जब फ्रूट को दो टाइम पे हम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मैच्योर मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाने चाहिए होते हैं। जब कुछ फ्रूट्स को अनराइप जो मतलब पूरी तरह से मैच्योर तो हो गए रहते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से पके नहीं रहते, तब हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर को कर सकते हैं। और व्हेन दे फुली राइप में अगर वो पूरी तरह से पक गए रहते हैं तो इसमें हम कौन कौन से फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा फेनल हो गया, मतलब मेथी, कोरिएंडर, धनिया, ये सब हो गया। तो हम जब ये पूरी तरह से पक गए होते हैं तो हम इन्हें लेते हैं। नेक्स्ट सीड्स शुड बी कलेक्टेड व्हेन दे आर फुली मैच्योर एंड हैव राइपेंड बट बिफोर द फ्रूट्स हैपन। सीड्स को तब कलेक्ट किया जाता है जब वो पूरी तरह से मैच्योर और राइप हो गए होते हैं, तब हम सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। बाग्स आर जनरली कलेक्टेड एट द एंड ऑफ विंटर सीजन। बाग्स जो होती हैं, छाल होती हैं, उनको एंड ऑफ विंटर सीजन में या फिर जस्ट बिगिनिंग ऑफ वार्मर सीजन, मतलब जैसे ही विंटर ख़त्म होता है, थोड़ी गर्मियाँ आने लगती हैं, उस टाइम पे बाग्स को कलेक्ट करना चाहिए। बाग्स कलेक्ट किए जाते हैं। रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ एनुअल प्लांट्स शुड बी कलेक्टेड बिफोर फ्लावरिंग। जो रूट्स और राइजोम्स होते हैं एनुअल प्लांट्स के, ठीक, तो उनको फ्लावरिंग के पहले ही तुरंत कलेक्ट कर लेना चाहिए। बाईएनियस प्लांट की अगर रूट्स एंड राइजोम की बात करें तो इन विंटर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ग्रोथ, जो फर्स्ट ईयर की ग्रोथ के बाद जो विंटर आती है उसमें बाईएनियस प्लांट की रूट और राइजोम को कलेक्ट कर सकते हैं हम। और पेरेनियल प्लांट्स के कलेक्टेड इन विंटर एट द एंड ऑफ सेकेंड और थर्ड ईयर ग्रोथ। जब दूसरे या तीसरे साल के ईयर में ग्रोथ खत्म होती है, जैसे विंटर की शुरुआत होती है, उस टाइम पे रूट और राइजोम्स को हम कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, लेटिस हो गई, सब होती है ना, तो उनको हम तब कलेक्ट करते हैं जैसे वो प्लांट से बाहर आने लगती है। जैसे मैंने लेटेक्स वगैरह होता है तो हम कट करके जब इन सीज़न करके उसमें से बाहर आने लगता है, तब उन्हें इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। हम नॉर्मली जैसे एकेसिया का गम है, बबूल का, तो उसमें दो तीन क्या करते हैं कि एक मार्क लगा देते हैं इन सीज़न, मतलब एक कट लगा देते हैं, और 2-3 हफ्तों बाद उसमें से जो निकलता है लेटेक्स, तो हम उसको कर लेते हैं, निकाल लेते हैं जब तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तब। इसके अलावा अगर बात करें कुछ एग्जांपल और की, तो जैसे पपाया हो गया, पपाया के लेटिस, ओपियम हो गया, इन लोग तब कलेक्ट किया जाता है जब इनका लेटेक्स कोएगुलेट हो जाता है, थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाता है, तब इनको किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। पहला स्टेप हमारा कलेक्शन हो गया। कलेक्शन में मेन बातें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तब कलेक्ट किए, ड्रग किस प्रकार का है, सोर्स कौन सा है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है तभी कलेक्ट किया जाना चाहिए। टाइम और एज की बात की हमने, और कब कब कलेक्ट करना चाहिए स्पेसिफिक पार्ट्स को, ये भी देखा हमने। अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें भी हमें स्किल्ड लेबर्स की, स्किल्ड पीपल्स की ज़रूरत होती है हार्वेस्ट करने के लिए। तो द मोड ऑफ हार्वेस्टिंग वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग्स प्रोड्यूस एंड द फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ड्रग। अब क्या आता है कि जो हमारा अलग अलग तरह के ड्रग होते हैं, एक ही तरह का तो ड्रग या प्लांट होगा नहीं, तो अलग अलग ड्रग के प्लांट की अलग अलग सोर्सेस की वजह से हमें क्या होता है कि जो हमारा मोड होता है हार्वेस्टिंग का, वो डिफ़र करता है, अलग अलग होता है, वेरी करता है। एक ही मोड से हम नहीं हार्वेस्ट करते हैं, अलग अलग होते हैं, और सबके लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, स्किल लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें कुछ, तो पहले ये है कि सम ड्रग्स में भी कलेक्टेड बाई, कुछ ड्रग्स तो हैंड लेबर की वजह से मदद से कर दिया सकता है। मैकेनिकल डिवाइसेस भी हैं हमारे हार्वेस्टिंग के लिए। जैसे कुछ अंडरग्राउंड ड्रग्स जैसे हैं, रूट्स हो गया, राइजोम्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, इनको हार्वेस्ट किया जाता है मैकेनिकल डिवाइसेस की मदद से। जैसे डिगर्स हो गए, लिफ्टर्स हो गए, इनकी मदद से इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ट्यूबर्स या रूट होते हैं, उनको क्या कहता है, थोड़ी वॉश कर दिया जाता है पानी में, उसके बाद उनको थोड़ा हार्वेस्ट किया जाता है वॉश करने के बाद।
फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, स्मॉल फ्रूट्स हो गए, इनको स्पेशल डिवाइस की मदद से किया जाता है। किनको किनको फ्लावर हो गए, सीड्स हो गया, छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं उनको स्पेशल डिवाइस की मदद से किया जाता है, जिनको हम कहते हैं सीड स्ट्रिपर। सीड स्ट्रिपर कहा जाता है ऐसे डिवाइसेस को, ठीक, जो फ्लावर्स को और स्मॉल फ्रूट्स को काटने के काम आते हैं उनको। इसके अलावा रीपिंग मशीन्स भी कभी कभी यूज़ की जाती हैं कुछ ड्रग्स के हार्वेस्टिंग में। तो ये हमारा दूसरा स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। कलेक्शन के बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर आता है तीसरा हमारा ड्राइंग आता है। ड्राइंग सुखाते हैं हम। तो ड्राइंग भी एक बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और क्यों इम्पॉर्टेंट स्टेप है समझिए कि एक तो है कि मॉइस्चर हटाने के लिए, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, अगर ड्रग में कोई किसी तरह का नमी है तो उसको दूर करने के लिए हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग स्टेप को परफॉर्म किया जाता है ताकि हम उसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। उसमें अगर नमी होगी तो वो ख़राब होगा। नमी होने की वजह से माइक्रोबियल अटैक का खतरा होगा, उसमें फंगस लगने की संभावना है, इसलिए हमें उसको सुखाना पड़ेगा। और ड्राइंग कभी कभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकने के लिए भी की जाती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब हम जानते हैं कि उस ड्रग में इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो उनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती होगी। तो क्या होता है ना कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी की मदद से, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से उनकी क्वालिटी को ख़राब होने का खतरा रहता है, इसलिए भी ड्राइंग की जाती है। और ड्राइंग भी अब जैसे कि क्रूड अलग अलग है, सोर्सेज अलग अलग हैं, तो ड्राइंग करने के मेथड्स भी अलग अलग ही होते हैं प्लांट्स के लिए। टिपिकली हम दो तरह की ड्राइंग मेथड्स यूज़ करते हैं, एक नेचुरल ड्राइंग और एक आर्टिफिशियल ड्राइंग। क्या होता है उसमें अभी देख लेते हैं। तो ड्राइंग फिक्सेस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फैसिलिटेट्स ग्राइंडिंग एंड मिलिंग एंड कन्वर्ट द ड्रग इनटू अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म फॉर कमर्शियल हैंडलिंग। क्या कहते हैं, ड्राइंग उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उनको फिक्स कर देता है और कमर्शियल हैंडलिंग के लिए एक कन्वीनियंट वे कर देता है। फिर कहता है कि प्रॉपर एंड सक्सेसफुल ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल और प्रोसेस। प्रॉपर और सक्सेसफुल ड्राइंग के लिए दो प्रोसेस होते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब दो प्रिंसिपल या प्रोसेस कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर और रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो। टेम्परेचर का कंट्रोल होना ज़रूरी है और रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो का रेगुलेशन होना भी। इसमें एक है क्योरिंग इज़ ए स्पेशल ड्राइंग प्रोसेस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम नेचुरल प्रोडक्ट। क्योरिंग एक स्पेशल तरह की ड्राइंग प्रोसेस है जिसमें कुछ अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में किसी तरह का कुछ चेंज लाना होता है तो इस प्रोसेस को किया जाता है। अब हम अपने आते टॉपिक पे ड्राइंग पे। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर ड्राइंग द ड्रग्स। दो तरीके हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल हीट, या नेचुरल हीट या आर्टिफिशियल हीट, या फिर नेचुरल ड्राइंग या आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल हीट में क्या किया जाता है, नेचुरल हीट में जैसे हम जाते हैं नेचर के द्वारा, नेचुरल तरीक़ों के द्वारा किया जाएगा तो सन ड्राइंग आती है और शेड ड्राइंग आती है। सन ड्राइंग उन ड्रग्स के लिए किया जाता है जो हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक। ऐसे जो हीट सेंसिटिव नहीं है वो डायरेक्ट सनलाइट का उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी इंग्रेडिएंट्स में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसे ड्रग्स के लिए हम सन ड्राइंग यूज़ करते हैं। शेड ड्राइंग में किसको यूज़ किया जाता है, शेड ड्राइंग में ऐसे चीज़ों को, ऐसे ड्रग्स को किया जाता है जिनमें वोलेटाइल ऑयल होता है और वो हीट सेंसिटिव होते हैं। वोलेटाइल ऑयल का कहने का मतलब उस हीट के कांटेक्ट में आने पे उनका जो ऑयल मॉइस्ट कंटेंट है वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे ड्रग्स के लिए हम शेड ड्राइंग का यूज़ करते हैं। जैसे डिजिटलिस हो गया, डिजिटलिस के ड्रग के लिए, क्लोव हो गया, सेना हो गया, इनके लिए हम शेड ड्राइंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल ड्राइंग में, आर्टिफिशियल ड्राइंग हैज़ the advantage over air and sun drying that is stop the enzymatic action more rapidly। आर्टिफिशियल ड्राइंग का एक फ़ायदा ये है कि जो एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है ना तो उसको ये जल्दी रोक देता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग इज़ इसेंशियल फॉर हाई ग्रेड प्रोडक्ट्स। और अगर बहुत बढ़िया ग्रेड प्रोडक्ट चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए ड्रग, तो आर्टिफिशियल ड्राइंग परफॉर्म की जाती है। अब आर्टिफिशियल ड्राइंग के भी दो तीन तरीके हैं, जैसे वैक्यूम ड्राइंग की जाती है, ट्रे ड्राइंग की जाती है, स्प्रे ड्राइंग की जाती है। तो ट्रे ड्राइंग जो है उसको ओवन में किया जाता है। जो ऐसे ड्रग्स के लिए जो हीट सेंसिटिव होते हैं, स्टेबल होते हैं हीट से, उनका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रे ड्राइंग। जैसे कि बेलाडोमा रूट्स हो गई, सिंकोना बार्क हो गया, टी हो गया, तो इनके लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम ड्रायर्स में ऐसे ड्रग्स का यूज़ किए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, उनको वैक्यूम ड्रायर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे डिजिटलिस के लिव्स को वैक्यूम ड्रायर्स की मदद से हम सुखाते हैं।
स्प्रे ड्रायर्स जो होते हैं ऐसे ड्रग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो एनवायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सेंसिटिव होते हैं, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस की वजह से भी उनका क्वालिटी चेंज हो सकती है। तो ऐसे ड्रग्स के लिए हम स्प्रे ड्रायर्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए आ जाएगा, मान लीजिए कि हमारा पपाया लेटेक्स हो गया, पैक्टिन हो गया, टेनिन हो गया, इसके लिए हम स्प्रे ड्रायर्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग मेथड हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा गैबलिंग। ठीक, गैबलिंग में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रानियस मैटर होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है ड्रग से। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैबलिंग। क्या होता है कि गैबलिंग कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रानियस मैटर सच एज अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उस ड्रग के साथ कोई और प्लांट का पार्ट आ गया है तो उसको रिमूव करना, डर्ट, कोई गंदगी है या एडेड एडेंट्रेंस या और कोई मिक्सिंग हो गई है तो उसको रिमूव करने को हम गैबलिंग कहते हैं। गैबलिंग 2 बार की जाती है। ठीक, कब? पहले तो एक तो ड्रग के कलेक्शन के टाइम ही, मान लीजिए हमें जो स्पेसिफिक ड्रग चाहिए तो उसी टाइम हम अपने ड्रग को लेंगे और जो बाहरी पार्टिकल है, एक्स्ट्रानियस मैटर है, हम उसको हटा देंगे, हम उसको प्री गैबलिंग कहते हैं। और एक आफ्टर ड्राइंग एंड बिफोर पैकेजिंग, सुखाने के बाद और पैकेजिंग से पहले जो की जाती है गैबलिंग, जो एक्स्ट्रानियस मैटर है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको रिमूव कर देते हैं और इसको हम कहते हैं फाइनल गैबलिंग। तो ये होता है गैबलिंग। गैबलिंग को हम ड्रेसिंग भी कहते हैं। अगर एक्स्ट्रानियस जो बाहरी पार्टिकल है वो हमारे ड्रग में आ जाएगा तो वो क्वालिटी को ख़राब कर सकता है और जो फार्माकोपियो, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी ख़राब कर सकता है। वो इसीलिए निकालना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो हमारा ड्रग होता है, एक लोबेलिया है, स्ट्रामोनियम है, तो उनको निकालने के टाइम स्टेम होती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रानियस मैटर है इस टाइम। क्लोव्स होती है तो क्लोव्स जो हमारी लॉन्ग होती है उसको, स्टाक को हटा दिया जाता है, ये भी हमारी गैबलिंग में आ जाएगी। ड्रग मान लीजिए जो राइजोम वगैरह होती है, रूट्स वगैरह होती हैं, तो उनमें जब हम निकालते हैं तो जो रूटलेट्स होती हैं, स्टेम बेस होती हैं और स्टेम बेसिस होती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें गैबलिंग की जाती है। फिर एक हमारा स्टेप भी आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी कह सकते हैं कि जो क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी या ड्रग की क्वालिटी, उसको मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द जनरल अपीयरेंस ऑफ द सैंपल बाय यूजिंग माइक्रोस्कोपिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर्स। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाता है कि जो हमारा सैंपल है उसका अपीयरेंस सही हो, उसमें कोई कमी ना हो, कोई डॉट वगैरह ना हो। माइक्रोस्कोपिकल और सेंसरी कैरेक्टर्स को देखकर ये चीज़ की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल में डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर बाय मैनुअली पिकिंग आउट द एक्सट्रानियस मैटर फ्रॉम दियर सैंपल एंड फाइंडिंग आउट दियर प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, एक्सट्रानियस मैटर्स को, और प्रोपोर्शन को चेक किया जाता है कि आप जानते हैं कि इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन होगा, किसी एक फिक्स मात्रा में इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो उनको प्रोपोर्शन को भी चेक किया जाता है, क्वांटिटी प्रोपोर्शन को। थर्ड क्या किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल में, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ड्राई ड्रग बाय लॉस ऑन ड्राइंग मेथड। लॉस ऑन ड्राइंग मेथड के द्वारा जो ड्रग में अगर मॉइस्चर का कंटेंट मौजूद है तो उसके अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। लास्ट फोर्थ स्टेप क्या किया जाता है, सब क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल इन द सैंपल। कुछ क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उस ड्रग में जो एक्टिव प्रिंसिपल है मौजूद हैं उनको चेक किया जाता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। अब लास्ट हमारा आता है पैकेजिंग, स्टोरेज और प्रिजर्वेशन। तो पैकेजिंग हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, स्टोरेज और अल्टीमेट यूज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए जो यूज़ किए जा रही हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा ताकि हमारा जो केमिकल नेचर है ड्रग का, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो ख़राब ना हो, वो उनकी क्वालिटी ना ख़राब हो। इसीलिए पैकेजिंग हमें बहुत बढ़िया से करनी होगी। तो द पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड अल्टीमेट यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। जो पैकेजिंग है ड्रग की वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और अल्टीमेट यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो द प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ पैकेजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग्स क्वालिटी, प्योरिटी एंड ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी ऑफ स्पेस। इसीलिए जो ड्रग का है प्रॉपर पैकेजिंग बहुत बढ़िया से होनी चाहिए ताकि हमें ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी ख़राब ना हो, वो प्रोटेक्ट रह सके और स्पेस की भी जो मैनेजमेंट बढ़िया से हो सके।
जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए कि लीव्स एंड हाउस मटेरियल आर यूजली बेल्ड विथ पावर बेलर्स इनटू अ सॉलिड कॉम्पैक्ट मास विच इज देन सीव्ड इनटू अ बर्लैप कवर। जो लीव्स होते हैं, हर्ब मटेरियल्स होते हैं, उनको पावर बेलर्स की मदद से एक सॉलिड कॉम्पैक्ट मास में बदल के रख दिया जाता है। उसके बाद उनको एक बर्लैप कवर में कवर कर दिया जाता है। मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं, उन्हें वाटर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है। गम्स, रेजिन्स और एक्ट्रेस हो गए, इनको बैरल्स में रखा जाता है। और ड्रग के एग्जांपल अगर ले तो जो एलॉय होता है हमारा, उसको गोट स्किन में रखा जाता है। कोलिफोनी हो गया, बाल्सम हो गया, इनको केरोसिन ट्विंस में रखा जाता है। एसोफोटिटा को वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है ताकि उसकी जो वोलेटाइल ऑयल है वो इवेपोरेट ना हो। तो ये हमारा होता है पैकेजिंग में। जो क्रूड ड्रग्स जैसे कि रूट सीड हो गया, इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इनको गनी बैग्स में कवर करके रखा जाता है, वो भी पॉलीथीन से कोट करके रखा जाता है। ये हो गया हमारा पैकेजिंग। अब स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन आता है हमारा। तो स्टोरेज भी बहुत बढ़िया से होनी चाहिए, उसको प्रिजर्वेशन भी होना चाहिए, नहीं तो कोई माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, किसी भी तरह की उसमें खराबी आ सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है कि प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ द ड्रग। प्रॉपर बढ़िया स्टोरेज और प्रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि जो हमारी ड्रग की क्वालिटी है वो बढ़िया रह सके, हाई डिग्री रह सके एकदम। स्टोर हाउस ऑफ क्रूड ड्रग शुड बी वेल बिल्ट विथ स्टील, कॉन्क्रीट और ब्रिक। जिसमें भी क्रूड ड्रग को रखा जाता है वो बढ़िया से स्टील की बनी होनी चाहिए, कंक्रीट या ब्रिक से बनी होनी चाहिए। दे शुड बी अनईटेड एंड रोडेंट प्रूफ। वो अनईटेड और रोडेंट प्रूफ होने चाहिए, किसी तरह के रोडेंट्स वगैरह, चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए उसमें। अब क्या है कि फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। फॉलोइंग जो भी हम देखेंगे उनको प्रोडक्ट के स्टोरेज के टाइम ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि क्या क्या, पहला है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर से क्या होता है कि इट इंक्रीजेज द ड्रग वेट एंड दस डिक्रीजेज द पेरेंटेजेस ऑफ इट्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। मॉइस्चर से क्या होता है ना कि मॉइस्चर लग जाता है तो जो ड्रग का वेट होता है वो बढ़ा देता है, और जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसकी ओरिजिनलिटी होती है, उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए मॉइस्चर और इसीलिए नहीं, मतलब जो मॉइस्चर होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी करवाने लगता है, और इसीलिए फंगल ग्रोथ वगैरह, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होने लगती है, इसमें खराबी हो जाती है। नेक्स्ट अगर लाइट की बात करें हम, तो फॉर द कलर ड्रग्स लाइट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। जो कलर ड्रग्स होती हैं उनकी लाइट क्या करता है, उनको एडवर्सली बुरी तरह से अफेक्ट करता है। दस देयर इज़ एन अनडिजरेबल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग। इसीलिए ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। एयर भी फैक्टर है, ऑक्सीजन इन द एयर कॉज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है ड्रग्स में। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एक्सेलेट्स और केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो उसमें ड्रग्स में मौजूद है वो रिएक्शन आपस में करके कुछ खराबी कर देंगी, क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं। इसीलिए देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्टोर ड्रग्स फ्रॉम एक्सेसिव लाइट एंड हीट, अनडिजायरेबल ऑक्सीडेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, द ड्रग स्टोर हाउस शुड बी कूल, डार्क एंड वेल वेंटिलेटेड विद ड्राई एयर। इसीलिए स्टोर हाउस को जिसमें भी रखा गया ड्रग्स उनको एक्सेसिव लाइट और हीट से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, मॉइस्चर के कंटेंट से बचाने के लिए, जो ड्रग का स्टोर हाउस है वो बढ़िया एकदम कूल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और ड्राई एयर होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ड्रग्स लाइक एंजाइम, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स एंड टॉक्सॉइड्स शुड बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर्स एट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इन सम केसेस इवन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और कुछ ड्रग्स जैसे एंजाइम्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, टॉक्सॉइड्स हो गए, ऐसे ड्रग्स को डीप फ्रीजर में रखा जाना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में। कुछ केसेस में तो 0 डिग्री से भी कम, मतलब माइनस में रखा जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट और मोल्ड अटैक से भी हमें बचा के रखना पड़ता है इसको। इंसेक्ट हो गया, नेमाटोड हो गया, वॉर्म हो गया, कोई और माइट्स स्टोर, इन लोग क्रूड ड्रग्स को हमारे ख़राब कर सकते हैं। जैसे कुछ पेस्ट फाउंड करते हैं, जैसे ड्रग्स में हमारी जो पेस्ट लग सकते हैं, जैसे किलोपेट्रा में है, लेपिडो हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारे ड्रग्स को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए हमें बढ़िया एकदम बढ़िया स्टोर हाउस रखना चाहिए, कूल, डार्क और वेंटिलेटेड। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर कमर्शियल मार्केट। एक बार स्टेप को रिवाइज कर लीजिए। कलेक्शन किया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, फिर प्रिजर्वेशन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। एक एक स्टेप को हमने ध्यान से देख लिया, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।